अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग को ना बीच में ब्रेक लगा के तो दो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो करवा रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने को ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार सवाल आ ही जाता है। हाँ, इसमें जो जनरल एंट्रीज करानी है वो प्रोसेस वाले चैप्टर में काम आएंगी। दोनों चैप्टर्स के नाम बताता हूं। अभी फिलहाल नाम की जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट बता दूं जिससे आपको डबल एंट्रीज का पता चल जाए। रॉ मटेरियल का स्टोर, कल मैंने बस सवाल करके खत्म कर दिया था ना, मतलब ये बातें तो शुरू ही नहीं की थी। अच्छा, शुरू के लेक्चर्स में ना इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैंने ये चीज़ कराई हुई है, मैं ये दोबारा बता रहा हूँ। रॉ मटेरियल के स्टोर में कुछ पहले से पड़ा हुआ हो सकता है, फिर मज़ीद रॉ मटेरियल ख़रीदा, फिर महीने के एंड पे रॉ मटेरियल कुछ पड़ा रह गया, इशू होके किधर गया? रॉ मटेरियल इशू होके किधर गया? फैक्ट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस में गया। तो ये रॉ मटेरियल इशू होके यहां प्रोडक्शन प्रोसेस में आया। फिर इसके अलावा प्रोडक्शन प्रोसेस में और मजीद क्या खर्चे हुए? डायरेक्ट लेबर खर्च हुई और एफओएच खर्च हुआ। ये तीन खर्चे लगने के बाद इस प्रोडक्शन के अंदर इस महीने में जो हमने चैप्टर में पढ़ लिया है, कुछ पहले से यूनिट्स मौजूद थे, कुछ साल के एंड पे भी मौजूद हैं, और जो यहां से बन के बाहर निकल गए वो फिनिश गुड्स के स्टोर में चले गए। जितने प्रोड्यूस हो गए वो यहां आ गए। अच्छा, यहां पर पहले से कुछ मौजूद थे, ओपनिंग फिनिश गुड्स, और कुछ महीने के साल के एंड पे मौजूद हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। बाकी किधर गई? बाकी सेल हो गई। ये मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में चीज बताई थी। तो हो क्या रहा है कि मटेरियल खरीदा जाता है, वो मटेरियल के स्टोर में आता है, वहां से इशू होके प्रोडक्शन को जाता है, प्रोडक्शन में और खर्चे भी होते हैं, डायरेक्ट लेबर, एफओएच। फिर यहां से चीजें प्रोड्यूस होके फिनिश गुड स्टोर में जाती हैं, फिनिश गुड स्टोर से चीजें बिक जाती हैं। और चूंकि ये और ये इन्वेंट्री की तीन जगह हैं, तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी होती है, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री भी होती है, और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री भी होती है। ये हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पढ़ा था। तब मैंने वर्क इन प्रोसेस पे बात नहीं की थी, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स पे की थी बात। ये कुछ थोड़ा थोड़ा सा याद है। अब मैं ना इसी चीज को एंट्रीज के साथ दोबारा बनाता हूं। अच्छा, जो लोग लेट आए हैं या होश में लेट आए हैं, मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग को ब्रेक लगाई है और दो छोटे छोटे चैप्टर हैं वो मैं बीच में कवर करा रहा हूं। उनकी प्रोसेस कॉस्टिंग से ना हेल्प मिलेगी। तो प्रोसेस कॉस्टिंग को ब्रेक लगा के मैं इन चैप्टर्स के नाम बताता हूं भी, लेकिन ये प्रोसेस कॉस्टिंग को ब्रेक लगा दी मैंने। इन चैप्टर्स में है क्या? डबल एंट्रीज हैं। यानी अकाउंटेंट जो फैक्ट्री में बैठा हुआ है वो फैक्ट्री की ट्रांजेक्शन्स की अकाउंटिंग कर रहा है, तो उसका डेबिट क्रेडिट सिखाना है। थोड़ी सी अकाउंटिंग है इसमें, कॉस्ट में भी। तो उसमें ये जो एक फ्लो है, मटेरियल का स्टोर में आना, फिर स्टोर से इशू होकर प्रोडक्शन में जाना, प्रोडक्शन में मटेरियल, लेबर, एफओएच के खर्चे होके चीज़ें बन जाना, वो बन के फिनिश गुड स्टोर तक पहुंचना, और फिर फिनिश गुड से आगे वो सेल हो जाना। ये सारा मटेरियल से प्रोडक्ट बनने तक का सफर है। और इस चैप्टर के अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं। हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं ना, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ये सारा कुछ हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी मैं इसकी डिटेल में जाए बगैर ओवरऑल फैक्ट्री की पिक्चर पे बात कर रहा हूं। इसी सबको मैं डबल एंट्रीज की शक्ल में दोबारा बताता हूं।
रॉ मटेरियल के स्टोर में मटेरियल का आना जाना, उसके लिए एक रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का अकाउंट है जो इन सब आनियों जानियों को डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड कर रहा होता है। मटेरियल का प्रोडक्शन प्रोसेस में आना, इसी को ना मैं अब अकाउंट की शक्ल में बता रहा हूं। मटेरियल का प्रोडक्शन प्रोसेस में आना और जब तक फिनिश गुड्स नहीं बन जाती वर्क इन प्रोसेस रहना, ये सारा कुछ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री से कंट्रोल हो रहा है। उनके डेबिट क्रेडिट यहां आएंगे। फिर चीजों का बन जाना और जब तक आगे नहीं बिकती तो उनके लिए फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का अकाउंट है, वो इनका डेबिट क्रेडिट कंट्रोल कर रहा है। ये मैंने इसी चीज को ना अब अकाउंट की शक्ल में बना दिया। रॉ मटेरियल स्टोर, प्रोडक्शन और फिनिश गुड स्टोर, यही तीन चीजें, यही तीन डब्बे जो मैंने वहां बनाए हैं, उन तीन डब्बों को मैं डेबिट क्रेडिट बताने लगा। चूंकि ये तीनों इन्वेंट्रीज हैं तो इन तीनों का महीने के, साल के शुरू में कोई ओपनिंग बैलेंस भी होगा। फिर साल के दौरान जितना भी मटेरियल खरीदा जाता होगा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट में डेबिट, तो मटेरियल खरीदा जा रहा है वो यहां पर आके डेबिट हो गया। ये मटेरियल का खरीदना यहां पर इन्वेंट्री में डेबिट, और जब मटेरियल इशू होगा तो ये क्रेडिट और वर्क इन प्रोसेस डेबिट। तो मटेरियल यहां से हो जाएगा इशू। लेकिन ये जो मटेरियल स्टोर में है ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? अरे इतना पढ़ लिया, होता है पता है आपको। इनडायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्ट नहीं होता है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एफओएच किस में आता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एफओएच। इनडायरेक्ट मटेरियल किस में? एफओएच में। एफओएच में और क्या क्या आता है? सारा कुछ आता है सिवाय डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री के सारे खर्चे एफओएच, फैक्ट्री के सारे खर्चे एफओएच हैं। तो जब मटेरियल इशू होता है, अगर तो वो डायरेक्ट मटेरियल है फिर तो डायरेक्टली उसको इस अकाउंट में फेंक देते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल का इशू होना, क्या एंट्री बनी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट। लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट है तो इसको भी जाना तो प्रोडक्शन में ही है, लेकिन फिलहाल इसको इस अकाउंट में डायरेक्टली नहीं भेजते, इसको बिठाते हैं एक अलहदा से ड्राइंग रूम में। वो जो टेम्पररी सा ड्राइंग रूम है, वेटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया कह लें, उसको कहते हैं एफओएच कंट्रोल अकाउंट। तो वो जो मटेरियल इशू हो रहा है उसमें से जो डायरेक्ट है वो सीधा प्रोडक्शन में जा रहा है और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में डेबिट। जो इनडायरेक्ट है जा वो भी प्रोडक्शन में रहा है, लेकिन वर्क इन प्रोसेस डेबिट करने की बजाय इस टेम्पररी वेटिंग एरिया में बिठाते हैं, जिसको कहते हैं एफओएच कंट्रोल। तो यहां पर इनडायरेक्ट मटेरियल एफओएच में डेबिट, एंट्री क्या बनी? एफओएच कंट्रोल डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, मैंने आपको ये टी अकाउंट्स का मेन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। दो चार फालतू एंट्रीज हैं जो मैं इस पिक्चर में नहीं बता रहा हूँ, वो फिर आपको मैं इस चैप्टर में बुक पेज से दिखा देता हूं। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यहां दिखा रहा हूं। और चूंकि इन्वेंट्री है तो महीने के, साल के एंड पे इसका सीडीबी होगा। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट में रॉ मटेरियल का आना और यहां से जाना। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के अंदर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अभी फिलहाल डेबिट आई है। एक और अकाउंट होता है शॉपर अकाउंट। शॉपर अकाउंट कौन सा भला? वेजेस कंट्रोल। इसमें लेबर में पहले फैक्ट्री की कॉस्ट सिर्फ पहले रिकॉर्ड हुई थी, वेजेस कंट्रोल डेबिट, पेबल क्रेडिट, वो होते हैं यहां डेबिट साइड पे लेबर रिकॉर्ड। फिर इस शॉपर को खोल के इस लेबर को करते हैं चार्ज। चार्ज
चार्ज करने का मतलब है कि फैक्ट्री के लोगों की तनख्वाह है, अब वो चार्ज करनी है। तो हैं तो ये फैक्ट्री के लोग, लेकिन हैं ये दो तरह के, या डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं। जो इनमें से डायरेक्ट लोगों की कॉस्ट है वो तो सीधी इधर वर्क इन प्रोसेस को ही डाल दी जाती है। लेकिन जो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है तो वो भी प्रोडक्शन ही का, लेकिन उसको फिलहाल इस वेटिंग एरिया में बिठाते हैं। और ये शॉपर खत्म। पहले यहां रिकॉर्ड होता है वेजेस कंट्रोल डेबिट, पेबल 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 क्रेडिट, और फिर इस शॉपर को क्रेडिट करके ये दोनों डेबिट। ये पढ़ाए हुए मैंने आपको, ये मटेरियल में एंट्रीज पढ़ाई हुई हैं, ये लेबर में पढ़ाई हुई हैं। हाँ, इनकी वजह नहीं बताई थी, अदरवाइज ये मैंने एंट्रीज पढ़ाई हैं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में मटेरियल का आना, मटेरियल का इशू होना, लेकिन मटेरियल का इशू होते हुए अगर वो डायरेक्ट है तो यहां चला जाएगा, इनडायरेक्ट है तो इधर वेटिंग एरिया में आएगा। लेबर का शॉपर खोलेंगे तो अगर वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है तो सीधा यहां चार्ज करेंगे वर्क इन प्रोसेस में, और अगर इनडायरेक्ट है तो इस वेटिंग एरिया में बिठाएंगे। एफओएच में और इन दोनों के अलावा बहुत सारे खर्चे हैं, उन सब को मैं बस इकट्ठा करके कह देता हूं कि ऑल अदर ओवरहेड्स। यहां लिखने से क्या एंट्री समझ आ रही, क्या एंट्री कर रहा हूं मैं बाकी सारे ओवरहेड्स की? एफओएच कंट्रोल डेबिट और कैश वैश क्रेडिट, पैसे दे रहे होंगे। अच्छा, अब ये जो एफओएच कंट्रोल का अकाउंट है, इधर डेबिट साइड पे क्या क्या रिकॉर्ड हो गया? सारे एफओएच, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और बाकी सारे, मतलब सारे एफओएच। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है जिसने बन के फिनिश गुड्स बन जाना है, तो जितने भी प्रोडक्शन पे खर्चे आ रहे हैं वो इधर डेबिट होने चाहिए ना, है ना। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है जब तक ये बन रही है, और जहां जितने भी प्रोडक्शन के खर्चे हो रहे हैं सब यहां डेबिट होंगे, ताकि टोटल खर्चा यहां आ जाए, और जब ये बन जाए तो क्रेडिट और डेबिट फिनिश गुड्स। तो यहां सारा खर्चा आ गया, क्या रह गया? एफओएच रह गया। एफओएच अभी वेटिंग एरिया में बिठाया हुआ है, तो यहां से निकाल के यहां भेजना है। तो क्या एंट्री बनी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट। बस ठीक यार, कितने एक्टिव हैं आप लोग बगैर चाय के भी, तो इसीलिए मैंने फैसला किया था कि चाय रहने देते हैं। तो ये जो सारा कुछ यहां डेबिट साइड पे पड़ा हुआ है, हम यहां से इसको इधर भेज देते हैं। तो अब ऐसा करने से, अच्छा ये सड़कों का जाल बिछ गया है, मेरा ख्याल है कि समझ तो आ ही जाएगा। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में ये जो वेटिंग एरिया में सारे एफओएच बिठाए थे, इनको यहां से क्रेडिट करके वर्क इन प्रोसेस में डेबिट कर दिया। अब वर्क इन प्रोसेस के अंदर सारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, और महीने के एंड पे अगर अभी भी कुछ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है तो वो यहां, और जो बाकी बन गए वो फिनिश गुड्स। ये क्रेडिट और ये डेबिट। अच्छा, अभी मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग को रोका है, और प्रोसेस कॉस्टिंग को रोक के ना 2 चैप्टर कराने लगा। उन 2 चैप्टर्स के अंदर ना इसके अंदर की डिटेल नहीं है, यानी वर्क इन प्रोसेस 1, वर्क इन प्रोसेस 2 वो नहीं है, बस समझें एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस है। इस एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस को सामने रखते हुए चैप्टर कर लें, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग में आऊंगा दोबारा। तो यहां से एक ही बस प्रोसेस था, वहां से बनी चीजें फिनिश गुड्स बन गई। अब यहां से इन फिनिश गुड्स के साथ क्या होगा? ये सेल होंगी। जब यहां से सेल होंगी और जो नई सेल हुई वो ये बन गई, और जो सेल हो जाएंगी उनकी एंट्री इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पढ़ाया हुआ है। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, और ये फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्रेडिट, ये हो जाएंगी आगे सेल। यहां तक पहले देखें डेबिट क्रेडिट, मैं दोबारा बताता हूं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, महीने के शुरू में महीने के एंड पे इन्वेंट्री है। महीने के दौरान या साल जिसकी भी बात हो रही है, जितना मटेरियल खरीदा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में आ गया, फिर जितना यहां से इशू हुआ वो यहां क्रेडिट हो गया। वो इशू होने वाला
डायरेक्ट था तो सीधा उसको वर्क इन प्रोसेस में भेज दिया, और अगर इनडायरेक्ट था तो एफओएच कंट्रोल नामी वेटिंग एरिया में बिठाया ताकि सारे एफओएच इकट्ठे हो लें पहले। इसी तरह से जो लेबर से रिलेटेड शॉपर था, ये वेजेस कंट्रोल डेबिट, पेबल वाले साले क्रेडिट, और जब इनको खोल के चार्ज किया तो जो डायरेक्ट था इसमें से वो वर्क इन प्रोसेस में, और जो इनडायरेक्ट था वो वेटिंग एरिया में बिठाया। और उसके अलावा और भी एफओएच आए, वो सारे एफओएच अब इसमें डेबिट साइड पे इकट्ठे हो गए। अब इनको यहां से निकाल के इकट्ठे ही प्रोडक्शन में भेजना है, तो ये क्रेडिट और ये डेबिट। अब वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच सारे खर्चे आ गए। जब चीजें बन गई तो यहां से वो कॉस्ट निकल के ये क्रेडिट, ये डेबिट, और जब ये चीजें बिक गई तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। यहां तक ओके? ये जो एफओएच है ये सब वो हैं जो फॉर द ईयर, फॉर द मंथ एक्चुअल एफओएच हुए हैं। मैंने ओएआर का ना एक कॉन्सेप्ट जब इंट्रोड्यूस कराया था तो ये बताया था कि एक्चुअली एफओएच कभी कम होंगे, कभी ज्यादा होंगे, और पता भी जाके एंड पे पता चलेंगे। तो प्रोडक्ट कॉस्ट हम शुरू में जानना चाहते हैं, एक ये रीजन। दूसरा, साल के एंड पे भी अगर एक्चुअल एफओएच ही प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल हों तो वो कभी ज्यादा आ रहा होगा, कभी कम आ रहा होगा। उसको स्टेबल रखने के लिए एक्चुअल एफओएच की बजाय ओएआर का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट कॉस्ट बनती है। और अगर हम एक यूनिट की बात ना करें, टोटल की बात करें, तो ओएआर को टोटल शक्ल देनी हो तो क्या बनता है? वो ओएआर को टोटल बनाना हो, ओएआर तो एक पर यूनिट है ना, टोटल, तो क्या चीज बन जाएगी वो अप्लाइड एफओएच बन जाएगा। तो प्रोडक्ट कॉस्ट में, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर एक्चुअल एफओएच को शामिल नहीं किया जाता, अप्लाइड को किया जाता है, ताकि प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा अल्टीमेटली बस ओएआर बने। अभी इस वक्त मैंने यहां क्या जमा किया हुआ है? एक्चुअल एफओएच। और अगर हमने इन्हीं सब को इधर क्रेडिट और इधर डेबिट कर दिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या शामिल कर दिया? एक्चुअल एफओएच। लेकिन नहीं, अप्लाइड करने हैं, तो इसलिए ये एंट्री किससे करें? अप्लाइड से। अप्लाइड से, अप्लाइड यानी अगर ओएआर पर यूनिट है तो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, तो वो अप्लाइड एफओएच यहां से निकल के, ये जो वेटिंग एरिया बिठाया हुआ था यहां से निकाल के यहां पर ले गए। इसलिए मैंने आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में बताया था कि जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट ले रहे होंगे तो उसमें एफओएच कौन सा लेना है? अप्लाइड। ये रीजन थी कि यहां से वहां डेबिट अप्लाइड एफओएच का जाना। एक्चुअल और अप्लाइड बराबर होंगे? डिफरेंस हो सकता है, क्या कहते हैं उस डिफरेंस को? अंडर या ओवर अप्लाइड। तो इसमें वो कैसे पता चलेगा? इस टी अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर। अगर ये साइड हैवी हुई, ये कम हुई, तो ओवर अप्लाइड है। ये साइड हल्की हुई तो अंडर अप्लाइड। अब इस अंडर ओवर अप्लाइड का बैलेंस करके निकाला जाता है, और वो जो अंडर ओवर अप्लाइड है वो कंपनी की मर्जी, उसको कुछ लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज कर दें, कुछ कहते हैं पीएनएल को चार्ज कर दें, सब ठीक है। तो ये जो अंडर ओवर अप्लाइड है ये चार्ज हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल को या पीएनएल को भी हो सकता है। ये मैंने आपको पूरी अकाउंटिंग बता दी। रॉ मटेरियल का खरीदना, रॉ मटेरियल डेबिट, रॉ मटेरियल का इशू करना, रॉ मटेरियल क्रेडिट। लेकिन अगर वो डायरेक्ट मटेरियल इशू हो रहा है तो सीधा वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और अगर इनडायरेक्ट है तो वहां नहीं भेजना, यहां भेजना है। इसी तरह ये वेजेस वाला शॉपर है, रिकॉर्ड किया और जब चार्ज किया तो चार्ज करके डायरेक्ट लेबर को यहां डालना है, इनडायरेक्ट को यहां डालना है, बाकी सारे एफर्ट्स को भी इधर ही रखना है। बाद में सबको इकट्ठा करके वहां भेजना था, लेकिन एक्चुअल एफर्ट्स की अमाउंट से नहीं, अप्लाइड एफर्ट्स की अमाउंट से। और अप्लाइड एफओएच और इसमें डिफरेंस आ गया तो वो अंडर है या ओवर है, वो कॉस्ट ऑफ सेल को भी डालना ठीक है, पीएनएल को भी डालना ठीक है। अगर सवाल में ये टेस्ट हुआ तो सवाल वाला गाइड कर देगा कि अंडर ओवर अप्लाइड को कहां चार्ज करना। और फिर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इकट्ठी हो गई, ये बन के जब गुड्स पूरी हो जाएंगी तो ये क्रेडिट, ये डेबिट, और जब बिक जाएंगी तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। अब अगर आपने इसमें कुछ नोट करना है तो क्यों नहीं करना, करें।
ये नोट कर लें, फिर मैं आपको ना एंट्रीज बताता हूं। अंडर ओवर अप्लाइड की फिगर कैसे पता चलेगी? इस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर, यानी चले मैं इसकी जगह ही सही कर देता हूं। अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे निकली, डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस, इसका मतलब अप्लाइड कम है तो ये अंडर अप्लाइड है, और अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे निकली तो ये ओवर अप्लाइड है। और ये इन दोनों की बात हो रही है कि ये कॉस्ट ऑफ सेल या P&L को जाएंगे। अच्छा उसामा, पहले ना इधर कर दें कैमरा, ताकि ये जिसने नोट करना पहले ये कर ले। ये मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में एक फ्लो बताया था चीज़ों का, मैंने वही दोबारा लिखा। अगर ये नोट करना है तो ठीक है, नहीं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है मेन चीज़, तो ये करना है पहले तो ये कर लें, कुछ 1-2 मिनट इधर कर दो, फिर वहाँ कर देना। लिख दे, हाँ हाँ कोई मसला नहीं। यहाँ फिनिश गुड्स लिख दें, यहाँ वर्क इन प्रोसेस लिख दें, ठीक है।
मुझे लग रहा है कि नोट कर लिया सबने। अच्छा, अब ऐसा करें आप कि पेज सेवेंटी एट पे आ जाए। पेज 78, पेज 78। पेज 78। रीडेबल है? नहीं, आगे वाला से तो है ही, वो उधर। अकाउंटिंग एंट्रीज, क्योंकि ये जो सारी फैक्ट्री में ट्रांजेक्शन हो रही है ना, तो अकाउंटेंट होगा फैक्ट्री में, या अकाउंटेंट नहीं भी होगा फैक्ट्री में बैठा हुआ, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर है सारा और हेड ऑफिस में बैठा हुआ है अकाउंटेंट, तो उसको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, कागजात पहुंच जाते हैं, वो एंट्री कर लेता है। तो जो अकाउंटिंग में एंट्रीज हो रही हैं फैक्ट्री की ट्रांजेक्शन्स की, वो पढ़ा रहा हूं आपको। अदरवाइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका अलग पेपर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग पेपर है जिसमें बाकी ऑफिस के खर्चे, रेवेन्यू वगैरह, FAR 1 में तो खैर रेवेन्यू नहीं है, वो जो FAR 2 लोग पढ़ रहे हैं रेवेन्यू भी है उसमें, यानी मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स कैसे कैसे अकाउंटिंग करनी है वो FAR 1 है। यहां पर हम बात करने लगे फैक्ट्री की डिटेल्ड ट्रांजैक्शंस की। रॉ मटेरियल खरीदेगा तो क्या एंट्री, अभी वहां बताइए। इन्वेंट्री डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट, ये देख, और वापस कर देगा तो इसी को उलट।
जब मटेरियल प्रोडक्शन को इश्यू होगा, डायरेक्ट है तो वर्क इन प्रोसेस, डायरेक्ट है तो वर्क इन प्रोसेस, इनडायरेक्ट है तो एफओएच कंट्रोल, और अगर प्रोडक्शन से शाम को वापस आ जाए। और ये वाली एंट्रीज मैंने आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन में बताई हुई हैं, लेकिन वो चूंकि बहुत पुरानी बात है तो आप भूल भाल गए, तो इसलिए मैंने यहां दोबारा दिखा दी। ये 4 एंट्रीज, ये और इसका रिवर्सल, ये और इसका रिवर्सल, परचेज और इशू। फिर उसके बाद अगर रॉ मटेरियल स्टोर के अंदर पड़ा हुआ स्टॉक हो रहा है खराब, टूट गया, जल गया, जाया हो गया, तो अगर वो जाया हो जाना एक नॉर्मल काम था, अच्छा ये नॉर्मल एबनॉर्मल, ये प्रोसेस वाला एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल एबनॉर्मल अब वो है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है कि जो चीज सोची हुई थी, जो काम सोचा हुआ था वो नॉर्मल है। जैसे स्टोर के अंदर जो भी मटेरियल रखा होता है वो शेल्फ्स के अंदर रखा होगा ना, अब ये बहुत रूटीन है कि उन शेल्फ्स के अंदर जो सबसे नीचे पड़े हुए हैं वो टूट के खराब हो ही जाएंगे, या रखते रखते निकालते निकालते कुछ खराब हो जाएंगे, ये नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है। तो वो वाले जो खराब हो गए वो नॉर्मल है, और स्टोर में आग लग गई और खराब हो गए वो एबनॉर्मल है, ये वो नॉर्मल एबनॉर्मल है। प्रोसेस कॉस्टिंग वाला नॉर्मल एबनॉर्मल क्या होता है? वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग में तो कोई आग वाग नहीं लगनी होती है ना, वहां पर हम, अच्छा हो सकता है फैक्ट्री में आग लग जाए, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में हम उन चीजों को नहीं पढ़ रहे, प्रोसेस कॉस्टिंग में हम पढ़ रहे हैं जो रूटीन में हो रहा होता है। तो वहां पर नॉर्मल एबनॉर्मल क्या है? तादाद का फर्क है, क्योंकि उस प्रोसेस के अंदर जैसे खराब होना है वैसे ही खराब होना है, बस जितने सोचे थे वो नॉर्मल और जो उसके अलावा है वो एबनॉर्मल। लेकिन यहां पर नॉर्मल एबनॉर्मल वही है जो बाकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी होता है। तो अगर नॉर्मल था उनका खराब होना तो वो एफएच कंट्रोल को चार्ज होता है, इधर ये वाला, इसी वेटिंग रूम में, और अगर एबनॉर्मल था तो वो पी&एल को चार्ज हो जाता है। अच्छा, पी&एल को चार्ज हो जाने से क्या मुराद है? इनकम स्टेटमेंट, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे जो आता है ना अदर इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको मेनली पी&एल कह रहे होते हैं। यानी जब कह रहे हैं कि किसी खर्चे को पी&एल को चार्ज करना है तो उसका मतलब है जीपी के नीचे नीचे एक्सपेंसेस, ये मुराद होती है। पी&एल को चार्ज करने का मतलब है जीपी के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस बनाना। बस जबानी याद हो गया ना, इतनी जल्दी याद हो जाती हैं चीजें आप। नहीं देखें, अल्टीमेटली तो सब कुछ जो भी एक्सपेंस इनकम है वो जाना तो पी&एल में है, लेकिन जब हम कह रहे होते हैं ना किसी चीज के बारे में कि पी&एल को चार्ज होना है, इसका मतलब उसको फैक्ट्री की अकाउंटिंग से निकाल दें और इनकम स्टेटमेंट में जीपी के नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कहीं डाल दें किसी नाम से, ये मुराद होती है। अदरवाइज तो कॉस्ट ऑफ सेल भी तो पी&एल में ही जानी होती है, लेकिन जब एंट्रीज के अंदर हम पी&एल लिख रहे होते हैं ना तो उसका मतलब होता है कि ये जीपी के नीचे वाला जो पोर्शन है, इनकम स्टेटमेंट की शक्ल कुछ याद है? सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम। तो जब कहीं भी किसी एंट्रीज में आप देख रहे होंगे, इवन कि FR1 की भी बात कर रहा हूं, FR2 की भी बात कर रहा हूं, जब कहा जा रहा होता है ना फलानी चीज पी&एल में चार्ज हो रही है, तो उसका मतलब होता है कि सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, अदर इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, और ये जो FR2 वाले लोग हैं वो इससे ज्यादा लाइनें भी पढ़ चुके हुए हैं। तो इसका मतलब होता है ये, जब हम कहते हैं ना कोई चीज पी&एल को चार्ज हो रही है तो उसका मतलब ये होता है। या FR1 वालों से बात कर रहा हूं, वो जो ग्रांट के बारे में कहें जी इसको पी&एल में रिकॉग्नाइज कर लें, तो उसका मतलब है ये, यानी ये पोर्शन जब हम डबल एंट्रीज में पी&एल का नाम ला रहे होते हैं तो उससे मुराद होता है ये। वैसे ये सारा का सारा भी इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, लेकिन एंट्रीज में जब पी&एल डेबिट क्रेडिट हो रहा होता है तो उसका मतलब इस एरिया का जिक्र हो रहा होता है। तो इस मटेरियल के एबनॉर्मल लॉस को पी&एल में डालने का मतलब है कि फैक्ट्री के खर्चों से निकालें इसको। ये मैंने रॉ मटेरियल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो नॉर्मली होती हैं मैंने उनकी एंट्रीज बताई हैं, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी बताई हुई हैं, अभी दोबारा भी बता दी।
ये पांचों एंट्रीज देख लें, इसमें किसी एंट्री पे कोई तकलीफ एतराज है तो बताएं। ओके। ये मैं आपको लेबर वाले चैप्टर में बता चुका हूं, वही दोबारा लिखी हुई है। ये शॉपर, ये एडमिन सेलिंग के लोग, ये पेएबल्स, फिर शॉपर खोल के डायरेक्ट इनडायरेक्ट चार्ज कर दिया, और फिर ये पेएबल पे कर दिया। ये वही लेबर वाली ही एंट्रीज है। ओवरहेड्स ये मैंने अभी समझाई। जितने ऊपर वाली एंट्रीज में कहीं ना कहीं एफओएच आ गया था वो तो था ही था, उसके अलावा और भी हो सकते हैं। ये जो मैंने लिखा था एफओएच कंट्रोल डेबिट और कैश और एक्यूमुलेटेड रिडम्पशन क्रेडिट। ये एक्यूमुलेटेड रिडम्पशन कहां से आ गई? फैक्ट्री एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन है वो भी एफओएच ही है ना, तो डेप्रिसिएशन की भी एफओएच कंट्रोल डेबिट और एक्यूमुलेटेड रिडम्पशन क्रेडिट। फिर ये वाली एंट्री, ये जो मैंने ये समझाई थी अप्लाइड वाली, एफओएच कंट्रोल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस एंड एंट्री डेबिट अप्लाइड से। और फिर इस एफओएच कंट्रोल अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग फिगर है या वो अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है। अगर अंडर अप्लाइड है तो वो इस साइड पे आई होगी, एफओएच कंट्रोल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल या पी&एल डेबिट। और ओवर है तो ये। और इस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर निकाली, अप्लाइड हल्की साइड थी तो बैलेंसिंग फिगर इस टी अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर तो इस साइड पे आएगी, यानी वो अंडर अप्लाइड को शो कर रही है, तो उसकी एंट्री की जाएगी एफओएच कंट्रोल क्रेडिट और इन दोनों में से कोई एक डेबिट। ये कंपनी की मर्जी होती है कि किसको डेबिट करना है। अच्छा, कुछ जगह पर मैंने ये भी देखा है कि फिनिश गुड्स को चार्ज कर देते हैं, यानी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट। ज्यादातर वैसे ये है। फिर उसके बाद जो चीजें बन गई, जो वर्क इन प्रोसेस से निकल के फिनिश गुड्स में आ गई, फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, ये वाली। और फिर बिकने की एंट्री, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। तो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज से रिलेटेड मशहूर एंट्रीज ये हैं जो मैंने आपको उधर टी अकाउंट्स के फ्लो से भी समझाई हैं, और ये पेज 78 का जिक्र किया था, ये मैंने उस पर लिखी भी हुई है। अब ये पेज 78 चैप्टर कौन सा है इस पे मैंने भी बात नहीं की। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि फैक्ट्री के अंदर ट्रांजैक्शंस क्या क्या हैं, उनका फ्लो क्या हो रहा है, टी अकाउंट कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं और उनका डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है। मैंने तब बताई नहीं थी, मैंने कहा था कि आगे आएंगी तो बताऊंगा। ये वही तीन है। मटेरियल लेबर में बता दी थी क्योंकि बीच में उनको कुछ सवाल भी कराने थे। ओवरहेड में मैंने फिर नहीं बताई थी, लेकिन सवालों में आई हुई थी ना। ओवरहेड के सवालों में कुछ एंट्रीज थी तो वो यही थी, यानी उसमें रिक्वायरमेंट में क्या लिखा था कि अंडर ओवर अप्लाइड की एंट्री कर दें, तो वो ये थी। हाँ भाई, टी अकाउंट्स, जनरल एंट्रीज, ओके। चलें, ये वाला शो खत्म। अब आते हैं कि चैप्टर कौन सा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मैंने ना प्रोसेस कॉस्टिंग में एंट्रीज कराने से पहले ये इतना कराना था, ये सब बताना ही था और इतना टाइम लगाना ही था। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो जिन चैप्टर्स का ये जिक्र कर रहा हूँ वो चैप्टर भी साथ ही लपेट देते हैं। इसलिए मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग में ब्रेक लगा के ना इन दो चैप्टर्स को लपेटने का फैसला किया है।
जॉब कॉस्टिंग, ये मैंने अपनी बुक में इसको रखा है चैप्टर 6, जॉब कॉस्टिंग। इसमें बताने वाली बात सिर्फ इतनी है कि इसमें एंट्रीज यही हैं जो ऑलरेडी बता दी। बस होता क्या है कि एक बिजनेस एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहा है, बेचे जा रहे हैं, नहीं, कस्टमर्स के ऑर्डर्स के मुताबिक बनाता है। जैसे एक फर्नीचर वाला है, अब वो एक स्टैंडर्ड डिजाइन के फर्नीचर बनाए जा रहा है और आगे बेचे जा रहा है मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर। एक है कि वो बनाता ही सिर्फ ऑर्डर पे है। इसी तरह से मिसाल, हाँ, टेलर की मिसाल है। अगर कोई टेलर है जो किसी खास बिजनेस के लिए काम कर रहा है और स्टैंडर्ड डिजाइन की यूनिफॉर्म्स उनको सी के स्टैंड मुख्तलिफ साइजेस के उनको बेच रहा है, तो उसके लिए नॉर्मल कस्टमर्स आम चलते फिरते दुकान पे नहीं आ रहे हैं। उसने अपने उन कस्टमर्स के लिए यूनिफॉर्म्स मुख्तलिफ साइजेस की, वही उसी शक्ल की, वही सी के बनाया जा रहा है और बेचे जा रहा है। स्कूल यूनिफॉर्म्स हो सकती हैं। लेकिन एक है टेलर जो वैसे आम दुकानों गली मोहल्लों में होते हैं, बाजारों में चलें, वो क्या कर रहे होते हैं, वो तो जो कस्टमर आके जैसे मेजरमेंट होंगी, जिस डिजाइन का होगा, वो फिर उसके हिसाब से बना रहा होगा। तो जॉब कॉस्टिंग वो प्रोडक्शन का काम है जो एक ही तरह के प्रोडक्ट्स नहीं सारी दुनिया को बना के बेच रहे, जैसे जैसे कस्टमर आके जो ऑर्डर देंगे वो चीजें बना के देंगे। अच्छा, होंगी उस बिजनेस नेचर की, यानी ये मतलब नहीं कि एक फर्नीचर वाला है जो ऑर्डर पे चीजें बना के देता है तो वो 2 किलो कढ़ाई नहीं बना के देगा, कढ़ाई गोश्त नहीं बना के देगा, वो बना के फर्नीचर ही देगा, लेकिन उस फर्नीचर का डिजाइन, उसकी शेप सब कस्टमर के मुताबिक। तो जॉब कॉस्टिंग है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही है, यही सारा प्रोडक्शन ही। लेकिन ये लोग क्या कर रहे होते हैं कि एक स्टैंडर्ड चीज बेचने की बजाय कस्टमर्स की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चीजें बना के बेच रहे होते हैं। तो उसके लिए वो अपने पास हर जॉब के लिए अलग अलग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी का अकाउंट चलाते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट किस्म की जॉब्स हैं, डिफरेंट किस्म की स्पेसिफिकेशंस हैं। बस यही कहानी अपने अल्फाज में लिख लें। दोबारा बता रहा हूं, जॉब कॉस्टिंग है ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या हो रहा था, एक ही प्रोडक्ट था, वही लार्ज क्वांटिटीज में बन रहा था। जॉब कॉस्टिंग में एक ही प्रोडक्ट नहीं है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो भी कस्टमर्स के ऑर्डर के मुताबिक। तो फिर ये बिजनेस क्या करता है, हर जॉब का अलग अलग वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाता है जी? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, जॉब कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग। ये चैप्टर हो गया, फिर बता रहा हूं। प्रोसेस कॉस्टिंग में एक ही प्रोडक्ट है, अच्छा नहीं, एक ही प्रोडक्ट नहीं कहना चाहिए, मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट वो लोग बेच रहे हैं वो उसी डिजाइन का, उसी स्पेसिफिकेशन का बनाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। जॉब कॉस्टिंग भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स बनाता है ये कस्टमर्स की ऑर्डर के मुताबिक, उनकी डिमांड के मुताबिक, उनकी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक बनाता है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर वाला, और उसकी यही सारी अकाउंटिंग होती है जो भी कुछ देर पहले पढ़ी। बस फर्क ये होता है कि ये हर जॉब का एक अलग वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाता है। बस हो गया चैप्टर। नहीं, छुट्टी नहीं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। है ये भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स बना रहा है ये कस्टमर्स की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हैं। जैसे ऑर्डर पे फर्नीचर बनाना, ऑर्डर पे कपड़े सीना। फर्क सिर्फ ये है कि ये सारी अकाउंटिंग वही कर रहा है जो भी बताई है। फर्क ये है कि ये हर जॉब के लिए ना अलग वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाता है। यानी वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 101
अलग अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 102, हर जॉब का, हर ऑर्डर का ये अलग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अकाउंट बना रहा होता है। क्या जी? फाइबर का क्या करना है? फाइबर, अच्छा फाइबर। देखिए हम लोग कॉस्ट में ना मेनली मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं, सर्विसेज में इतना कुछ होता नहीं सवाल में पूछने वाला, मतलब उसमें क्या डायरेक्ट मटेरियल वगैरह होगा, इसलिए सवालों में सर्विसेज हो नहीं रही होती है। वरना ठीक है, सर्विसेज में भी जॉब हो सकती हैं, यानी जॉब कॉस्टिंग वो सर्विसेज वाला भी फॉलो कर सकता है कि हर जॉब के लिए वो अलग अलग कॉस्टिंग करे। बिल्कुल सर्विसेज सेक्टर में भी जॉब कॉस्टिंग हो सकती है, लेकिन हम यहां मेनली मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं कि ये जो प्रोडक्ट्स बना रहा है वो कस्टमर्स के ऑर्डर के मुताबिक डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए वो हर जॉब का अलग वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। बस ये हो गया खत्म। अब इसकी करते हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आप इस चैप्टर में आए, और इसमें पांच पेपर में 3 ही सवाल आए हैं अब तक, तो 2 मैं कर देता हूं, 1 आप कर लेना जब जिंदगी में मौका मिले। हैं? नहीं मिड में नहीं, साइड पे भी कर सकता हूं ऐसे। ऐवी बेकार सा मजाक किया था, मुझे समझ आ गई बात आपकी। नहीं मिड में नहीं है, बल्कि डाल लें, इसमें क्या है, बस ठीक है मिड में। चलो अच्छा किया याद करा दिया, मैंने भी पेपर बनाना था मिड का। है भाई, है, जॉब कॉस्टिंग भी है, जो इसके बाद कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन पढ़ाना है वो भी है। शुक्रिया यार, याद करा दिया आपने, मैं भूल गया था। ये जॉब कॉस्टिंग वाले चैप्टर में आइए, और इसमें ऑटम 2009 अहमद एंड कंपनी, पेज 90, नहीं ठीक है, पेज 95 पे क्वेश्चन नंबर 3, ये ऑटम 2009 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 1 था। पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। सवाल पढ़ने का कहा है। हाँ जी, पढ़ लिया होगा। अच्छा, इसमें ना चांस कम है कि आपको कोई डेट्स के साथ ट्रांजैक्शंस दी हो। डेट्स के साथ ट्रांजैक्शंस दी हो, फिर तो जिस जिस डेट की ट्रांजैक्शन है डेट के साथ एंट्री करें।
लेकिन डेट के साथ ट्रांजेक्शन नहीं है, बस रश मचा दिया कि पूरे साल में ये कुछ है। अब उसमें ये भी कर सकते हैं कि आप सवाल की तरतीब से चल रहे हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि मैंने आपको जैसे सेट्स में पढ़ाया ना, मटीरियल नहीं, मटीरियल, लेबर, अभी जो एंट्रीज दिखाई थी, अगर हम सेट्स अलग अलग कर लेना तो सवाल करने में आसानी हो जाएगी। ताकि जब मटीरियल का सेट कर रहे हो तुम सवाल में सिर्फ मटीरियल की नजर से देख रहे होंगे, लेबर कर रहे होंगे तो सिर्फ लेबर की इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होंगे। इससे ना सवाल पे कंट्रोल बेहतर हो जाता है। तो ऑटम 9 कर रहा हूं मैं बोर्ड पे। मटेरियल के लिहाज से सवाल में चीजें ढूंढते हैं। अच्छा, एग्जाम में आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं कि आप ये एग्जामिनर को बता दें कि मैं मटेरियल वाले सेक्शन की एंट्रीज कर रहा हूं, लेबर की कर रहा हूं। मटेरियल के हिसाब से चीजें ढूंढते हैं, कहाँ क्या क्या है। पहले पैराग्राफ में कुछ हैं जी, पहले पैराग्राफ में कुछ नहीं है। टेबल के अंदर कुछ जी, रॉ मटेरियल इशू हुआ है। तो रॉ मटेरियल इशू हुआ है। अब इस रॉ मटेरियल के बारे में ये तो बताया नहीं कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो मटेरियल इशू हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट ही होगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट। अब चूंकि जॉब्स हैं तो वर्क इन प्रोसेस अलग अलग डेबिट। वर्क इन प्रोसेस ए कितनी रुपीज है? 1000 है, क्या है रुपीज? कितना जी? 8 लाख। वर्क इन प्रोसेस बी 12 लाख। वर्क इन प्रोसेस सी 15 लाख और वर्क इन प्रोसेस डी 6 लाख। और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। अच्छा, वर्क इन प्रोसेस भी इन्वेंट्री ही है, लेकिन वर्क इन प्रोसेस है ही इन्वेंट्री, तो इसलिए इसका कोई इन्वेंट्री का वर्ड ना भी लगाएं साथ तो काफी है। ये वैसे ही अच्छा लगता है वर्क इन प्रोसेस। कितना बना? 41। ये हमने मटेरियल इशू कर दिया। और मटेरियल के बारे में सवाल में क्या है? और कुछ नहीं है। चले, मटेरियल के बारे में यही था। लेबर वाले सेक्शन पे आते हैं। लेबर कहीं एडवांस तो नहीं है? कहीं सवाल में एडवांस है? नहीं है। तो फिर रह गई तीन चीजें, लेबर रिकॉर्ड करना, चार्ज करना और पेएबल्स को पे करना। तो लेबर रिकॉर्ड करने, कहीं एडमिन सेलिंग के लोगों का जिक्र है? कहीं पर यह बताया हो कि पे कितना करना है और टैक्स कितना काटना है? और तो इसका मतलब है हम वो रिकॉर्डिंग पेरोल वाली भी एंट्री नहीं कर सकते, डेटा नहीं है, तो हम सिर्फ वो शॉपर चार्ज करने वाली एंट्री कर सकते हैं। वर्क इन प्रोसेस ए, इसको कितना चार्ज करना है? आर्स बताए हुए हैं और वेज रेट बताया हुआ है। 20,000 इंटू 20। दूसरा बता दें, चले अभी वो हरा मार्कर खोला हुआ है। दूसरा 30,000 इंटू 18, 15,000 इंटू 16, 15। वर्क इन प्रोसेस बी, वर्क इन प्रोसेस सी और वर्क इन प्रोसेस डी। और ये सब हो गया वेजेस कंट्रोल। ये हमने पेरोल को चार्ज कर दिया। 4 लाख
540,000, 240, 270,000, 45 हैं? नहीं यार, 68 क्या कर रहे हैं भाई? मैं खुद देखता हूँ, मैं देख लेता हूँ। 1450 एडवांस होता तो वो एडवांस की भी देखनी होती है ना, एडवांस पे कर रहे हैं तो एडवांस टू एम्प्लॉइज डेबिट, कैश क्रेडिट। लेबर में 4 एंट्रीज बताई थी ना, तो हम तो देख रहे हैं सवाल में क्या क्या डाटा है। तो इस सवाल में बस एक ही एंट्री का डाटा था। एफओएच की 3 एंट्रीज, अगर कोई और एक्चुअल एफओएच है उसको रिकॉर्ड करना, अप्लाइड की एंट्री करना और अंडर ओवर अप्लाइड की एंट्री करना। तो और सवाल में, बल्कि और क्या, अभी तो किया ही कुछ नहीं है। सवाल में कहां है कोई भी एफओएच एक्चुअल की एंट्री? पॉइंट नंबर 2, एक्चुअल एफओएच की एंट्री हो जाएगी एफओएच कंट्रोल डेबिट और कैश। हमें नहीं पता इसकी डिटेल, तो आप कैश कह लें, पेबल कह लें। ये हमने एक्चुअल एफओएच कर दिए चार्ज। कितने हैं? 9 लाख। अप्लाइड की एंट्री, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच कंट्रोल। अब वर्क इन प्रोसेस सब अलग अलग हैं और अप्लाई करना कैसे है? 10 रुपए पर लेबर आवर, यानी ये ओआर दिया हुआ है, तो यही सारा इधर लेबर आवर्स इनटू 10 रुपए, लेबर आवर्स अच्छा, ये मैं ना कुछ मासूम बच्चों के लिए, वो ऑनलाइन वाले बच्चे कहते हैं आप कैलकुलेशन भी सारी दिखाया करें, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं। वरना ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 से मल्टीप्लाई करना तो इतनी सिंपल बात है कि आप ना भी दिखाएं ब्रैकेट में उसको, तो बस 0 एक और बढ़ा दें। तो वर्क इन प्रोसेस ए में किसमें 0 और बढ़ा दें? क्या बोला है मैंने? आर्स को 10 से मल्टीप्लाई करना है बस। 2 लाख। देखा कितनी आसान सी है कॉस्ट। और इन सब का क्रेडिट हो जाएगा एफओएच कंट्रोल 830। ये हमने अप्लाई कर दिया एफओएच। और चूंकि एफओएच की और कहीं एंट्रीज नहीं है, होती तो टी अकाउंट बना लेते, नहीं है तो इनको देख के ही पता चल रहा है। क्या ओवर है, अंडर है? अंडर अप्लाइड है। एक्चुअल ज्यादा है, अप्लाइड कम है, तो अंडर अप्लाइड है। और अंडर अप्लाइड की एंट्री उन्होंने कहा है P&L को चार्ज करें, तो P&L डेबिट और एफओएच कंट्रोल क्रेडिट 70,000। और इसकी नरेशन आ जाएगी अंडर अप्लाइड एफओएच। लिखनी चाहिए, फायदा होता है आपको। आप भी सवाल पूरा कर लें तो आपको भी ना एक रिव्यू करने में फायदा होगा कि मैंने कौन कौन सी एंट्री कर दी है। फिर पेपर मार्क करने वाले को भी फायदा होगा। पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 3 तक और ऊपर वाले टेबल। ओके। पॉइंट 4, जॉब ए कंप्लीट हो गई और सारी की सारी कस्टमर को बेच भी दी, यानी जॉब ए के मुकम्मल होने की एंट्री और फिर सेल होने की भी एंट्री।
अब जॉब ए हो गई है मुकम्मल, तो फिनिश गुड्स भी काफ़ी हैं, लेकिन जब अलग अलग हैं तो हम बेशक फिनिश गुड्स भी अलग अलग कर लें। और वर्क इन प्रोसेस ए कितना? क्या पूछ रहा हूँ? रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर, इस एंट्री की अमाउंट पूछ रहा हूँ। अच्छा, कैसे? ओपनिंग भी है, ओपनिंग भी है ना। जॉब ए पहले की शुरू हुई हुई है, इसका आपको ओपनिंग का बैलेंस भी दिया हुआ है, वो भी खर्चा आया हुआ है इस पे। भाई ये तो वो है जो इस महीने हमने और डेबिट किया है, तो 14 लाख बीडी भी तो आ रहा है। तो अब जब जॉब ए मुकम्मल हो गई है तो जितनी भी जॉब ए में टोटल कॉस्ट थी वो सब फिनिश गुड्स को ट्रांसफर हो जाएगी। तो 1.4 ओपनिंग है, 8 लाख ये, 4 लाख ये, 2 लाख ये, तो ये कितना बना? 28 लाख। और इस 28 लाख की अमाउंट आप वर्किंग बना दें। बीडी 14 लाख, फिर उसके अलावा इसमें मटेरियल लगा है 8 लाख का, लेबर लगी है 4 लाख, और एफओएच लगा है 2 लाख। तो ये ऐसे बना है 28। ये जॉब ए हो गई कंप्लीट। और कस्टमर को भी दे दी, मतलब सेल हो गई। कितने की बेची नहीं बताया, तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट वाली एंट्री रहने देते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्रेडिट 28 लाख। ये 0.4। तो फिर इस एंट्री में कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती। नहीं 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 नहीं, देखें, या तो आपसे इनकम स्टेटमेंट बनाने को कहें तो फिर तो आप देखें ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स सारी जमा कर लें। बस हम एंट्रीज कर रहे हैं, ये भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जा रही है, वो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जा रही होती, तो हमने कौन सा कोई इनकम स्टेटमेंट बनानी है? 0.5। अच्छा, 0.4 में ये बताया कि 0.4 जॉब ए जो है वो कस्टमर को दे दी, यानी सेल्स की एंट्री भी। 0.5 में लिखा हुआ है कि जॉब बी कंप्लीट हो गई, ये लिखा नहीं है कि कस्टमर को बेची है कि नहीं। वैसे आईकैप के सोल्यूशन में इन्होंने कस्टमर को बेचने की एंट्री भी की हुई थी, मेरे ख्याल में वो ज्यादा है। कहा तो नहीं है कि कस्टमर को बेच दी, क्योंकि अगर बेच दी होती तो जैसे 0.4 में लिखा हुआ है तो इसमें भी बता देते। अब इसमें यह मतलब भी ले सकते हैं कि ऑल गुड्स वर शिप्ड हैं। नहीं नहीं, रिजेक्शन तो है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जॉब भी कंप्लीट हुई है उसकी बात कर रहा हूं। जो जॉब भी कंप्लीट हो गई 90%, उसको कस्टमर को दिया कि नहीं दिया ये क्लियरली बताया नहीं है। सॉल्यूशन में उन्होंने दे दिया कस्टमर को। नहीं नहीं नहीं, रिजेक्शन वाली बात अलग है। जो कस्टमर ने रिजेक्ट नहीं किए, वैसे तो कस्टमर की रिजेक्शन नहीं है ना, ये तो वैसे कहा हुआ है कि इंस्पेक्शन के दौरान हमने रिजेक्ट कर दिए। वो कस्टमर भी हो सकता है रिजेक्ट कर दे, लेकिन जो बाकी चीजें कस्टमर ने एक्सेप्ट कर ली वो कस्टमर को बिक गई या नहीं बिकी या नहीं बताया हुआ।
मैं पॉइंट नंबर 5 सारा समझा रहा हूं एक एक जुमला पढ़ के। जॉब बी वॉज ऑल्सो कंप्लीटेड। इस अंग्रेजी में किसी को मसला है तो शर्म करे। However, about 10% of the goods were rejected during inspection. अब ये प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस के अंदर होने वाली इंस्पेक्शन स्टेज नहीं है। जॉब भी हो गई कंप्लीट, लेकिन जब कंप्लीट करके या तो खुद ही चेक कर रहे थे या कस्टमर के हवाले कर रहे थे, तो ही उनमें से 10% को रिजेक्ट कर दिया गया। इस पॉइंट से यह मतलब निकाला जा सकता है कि ये कस्टमर को दे रहे थे और कस्टमर ने रिजेक्ट किया, तो बाकी 90% वो ले गया। फिर इन 10 का क्या हुआ? दीज वर ट्रांसफर्ड टू जॉब सी वेयर दे विल बी यूज्ड आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। यानी यहां से ये वर्क इन प्रोसेस बी से निकल के वर्क इन प्रोसेस सी में चला जाएगा। तो आखिरी पॉइंट की एंट्रीज बन गई। ये वो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान वाला नॉर्मल एबनॉर्मल इंस्पेक्शन वाली नहीं है बात। जॉब भी हो गई कंप्लीट, कस्टमर ने लेते हुए 10% चीजें वापस कर दी, वो उठा के हमने जॉब सी में डाल दी। तो पॉइंट नंबर 5 की एंट्रीज कर रहा हूं। फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोसेस सी। जो वर्क इन प्रोसेस बी से निकालेंगे उसका 90% इधर, 10% इधर। ये मतलब है पॉइंट 5 का। वर्क इन प्रोसेस बी से कितना निकालें? बिल्कुल जैसे ये किया था। अच्छा, वैसे अगर किसी ने नोट नहीं किया अभी तो हम क्यों जगह और बनाएं? इसका बीडी 540 3 लाख 4540 ले। तो 4540 यहां हो गया क्रेडिट। इसका 90% यहां और 10% यहां। 4086 और अगर हम ये मान लें कि वो 90% कस्टमर ले गया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और फिनिश गुड्स भी क्रेडिट। ये है जी 14 नंबर का सवाल। आसान है कि मुश्किल है? हाँ, तो ये है भी बड़ा पुराना, छोटे छोटे से होते थे। तो आप लोग इतने पैम्पर तो छोड़ ही दिए होंगे तब 2009। मैं स्कूल मेरे ख्याल में जाते होंगे आप। क्या बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं आप। इसकी एंट्री अलग कर दें, इसकी अलग कर दें। सवाल डन। अच्छा, एक इसका और करा देता हूं और एक जो है फिर वो आपका हस्बे तौफीक होमवर्क है। बस फिर ये खत्म है जॉब कॉस्टिंग। हाँ, कर सकते हैं। मतलब अगर आप ये करना चाहें कि डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट और खाली एंट्री छोड़ दें, ठीक है? हैं? किधर है, कौन है, कहाँ है? मैक्सिमम ये हो सकता है कि आपके क्या वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट बना लें, तो बना दे। उसमें क्या आ रहा होगा? बीडी डेबिट साइड पे ये और क्रेडिट साइड पे ये।
एक सवाल और कर लेते हैं, 15-20 मिनट लगेंगे, फिर ये क्लास बंद करके फिर आप 15 मिनट सूटे लगा लेना जिसने सूटे लगाने हैं, फिर अगली क्लास कर लेते हैं। स्मोकिंग नहीं किया करें यार, ना किया करें, इसमें कोई अच्छाई नहीं है, कोई खैर नहीं है उसके अंदर। अच्छा क्या मजा आता है वैसे, है तो सही स्मोकर बीच में। बिठा दूं? नहीं, चलें करें करें। और अब आप पढ़ लें सवाल क्वेश्चन 1। स्प्रिंग 2018, ये मेरी बुक में क्वेश्चन 1 कह रहा हूं, वैसे ये स्प्रिंग 18 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 4 था। RIL, ये पढ़ लें करता हूं। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये वाकई हक हलाल के 13 नंबर है, ये तो शुगली था।
हाँ जी, पढ़ लें तो मैं करूं। जी आ सकती हैं। इन क्वेश्चन में इन्वेंट्री की वो कैलकुलेशन मिक्स हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। FIFO वेटेड एवरेज बिल्कुल आ सकता है। मतलब लास्ट टाइम जो एक सवाल आया उसमें इन्वेंट्री, उसमें लेबर की एक चीज़ और ओवरहेड्स की कोई कैलकुलेशन, ये सब मिक्स करके एक सवाल बना हुआ है। हाँ जी, हाँ इस टाइम में आसान था, प्रोसेस कॉस्टिंग था भी 20 नंबर का सवाल। यानी जितने बच्चे को 20s 30s में फेल हुए हैं तो वो भी 20 नंबर ले ही गए होंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में। स्प्रिंग 2018, पहले मटेरियल वाला पोर्शन देखते हैं। ये अच्छा है सवाल, मतलब 13 नंबर अच्छे हैं। मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं। पहले पैराग्राफ में कुछ नहीं, पॉइंट 1 में बस ये बताया कि इन जॉब्स में यूनिट्स कितने कितने बनाने हैं। पॉइंट 2, ईच यूनिट ऑफ बोथ जॉब्स, ये देखें ना, पॉइंट 1 का लिए यूनिट्स काम आ रहे हैं। ईच यूनिट ऑफ बोथ जॉब्स रिक्वायर 24 किलो ऑफ रॉ मटेरियल, और इसका मतलब है कि ईच यूनिट के साथ 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मटेरियल की परचेजेस निकलेंगे, फिर जो इशू किया है वो निकलेगा, क्योंकि ईच यूनिट ऑफ बोथ जॉब्स रिक्वायर इतना, तो इन जॉब्स पे मटेरियल इशू निकलेगा ये। और पॉइंट नंबर 3 से क्या पता चल जाएगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल और क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं, इशू भी मिल गया, ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है, परचेजेस निकलेंगी। तो परचेजेस हमें निकाल के परचेजेस की एंट्री करनी पड़ेगी। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, और ये कहा है कि ये कैश पे खरीदते हैं कि उधार पे खरीदते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आप दोनों ही रख लें, कैश और स्लैश क्रेडिटर्स। ये हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। अच्छा, रुपीज हैं, 1000 है, मिलियन है, क्या है? रुपीज है। वर्किंग वन,
कैसे निकालें परचेजेस? रॉ मटेरियल जितना इस्तेमाल हो रहा है, कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, जॉब एफ का नाम है, इसके लिए कितना 5400, 24 किलो और एक 30 रुपए का 388800। जॉब एफ 02 के लिए 3600 यूनिट्स, एक के लिए 24 किलो और एक किलो 30 रुपए का 2592000। ये बन गया ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकली है, परचेजेस तक पहुंचना है। अच्छा उल्टा चलना पड़ेगा, सीधा चलें तो क्या होता है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। अब हमने कंजम्पशन से परचेजेस तक जाना है, तो क्लोजिंग ऐड हो जाएगा और ओपनिंग लेस हो जाएगा। क्लोजिंग कितना 1740000 और ओपनिंग 294000 528000। ये पॉइंट 1 2 3 को मिला के ये सारी कहानी बनी है। हाँ जी बच्चे जाग रहे हैं ना, तो जमाइयाँ शौक में होती हैं। 5 2 8 लें यार, इतने जीरो क्या करने हैं। 5280 ये रॉ मटेरियल परचेज हो गया। पॉइंट 1 2 3 की अंग्रेजी बेटे दोबारा पढ़ लें, और जो भी फिगर नहीं समझ आई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो मुझसे पूछ लें। S40 उसका नाम है, रॉ मटेरियल का नाम है S40 बस। ये देखें ना, इस तरह के धोखे होते हैं सवालों में। अब ये जो मतलब ये नजर का धोखा है। अब जो अगला सेंटेंस है ना, परचेज प्राइस ऑफ S40 वॉज ₹30, तो सवाल करते हुए स्टूडेंट परचेज प्राइस 40 लिख जाएगा। तो ये इस किस्म की शरारतें करता है एग्जामिनर। रॉ मटेरियल परचेज हो गया। अब रॉ मटेरियल को इशू कर लेते हैं, ये ऑलरेडी हमने निकाल लिया। तो वर्क इन प्रोसेस F01, वर्क इन प्रोसेस F02, 38888 2592 और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 6480। ये रॉ मटेरियल इशूड। और रॉ मटेरियल का सवाल में कहाँ क्या काम है, और कहीं रॉ मटेरियल का जिक्र, कोई ख़राब हुआ हो रॉ मटेरियल, कोई वापस किया हो, नहीं। चलें लेबर वाली कहानी पे आते हैं। ये इशू से ही तो हमने सॉल्व किया है। पॉइंट नंबर 2 से पता चल रहा है ना, ईच यूनिट ऑफ बोथ जॉब्स require
ये परचेजेस समझ आ गई, ये क्या किया है? तो ये हमने कंजम्पशन से ही निकाला है ना, तो ये वो कंजम्पशन की अमाउंट है, ये इशू की एंट्री है। लेबर का क्या क्या है? अब यहां पर वो है कि कितना पैसे काटने हैं, कितने देने हैं? हाँ है, तो इसका मतलब हम पेरोल रिकॉर्ड करने वाली एंट्री भी करेंगे। तो पहले शॉपर डेबिट, विद होल्डिंग टैक्स पेएबल क्रेडिट और पेएबल टू, कोई प्रॉविडेंट फंड वगैरह है? नहीं, वो तो टैक्स है ना, वो तो टैक्स की ही बात हो रही है, वैसे कह रहा हूं कोई नहीं। तो पेएबल टू एम्प्लॉइज, पूछना कुछ क्या? परचेजेस समझ आ गई? समझ आई कि नहीं, कैसे पता लगेगा रॉ मटेरियल कम? ये यहाँ पे पॉइंट 2 का क्या मतलब है? है पॉइंट 2। दोनों जॉब्स पूरी करने के लिए 24 किलो ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए हर यूनिट के लिए। तो एक यूनिट बनाने के लिए 24 किलो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा। तो ये मटेरियल इस्तेमाल होगा से क्या मुराद है? रॉ मटेरियल स्टोर में मटेरियल हंसी खुशी रह रहा है, उसको उठा के मशीन में डालना है, क्यों? कंज्यूम करेंगे ना। तो यही तो है इशू टू प्रोडक्शन। तो ये जो उन्होंने पॉइंट 2 लिखा हुआ है वो यही बताया हुआ है कि कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो ये वो फिगर हमने कैलकुलेट की है। ये दोनों जॉब्स के यूनिट्स हैं, पॉइंट 1 में दिए में, हर यूनिट के लिए 24 किलो इस्तेमाल होगा। तो इस्तेमाल मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ये वो अमाउंट निकली है जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन को इशू हुआ। तो ये हमने इशू वाली अमाउंट निकाली और इसी इशू से रिवर्स चल के परचेजेस निकाली। ये परचेजेस निकली हैं क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपको पढ़ाया था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकलता है ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो यहां से अब हम उल्टा चल के परचेजेस निकाल रहे हैं। क्यों निकालनी पड़ी परचेजेस? क्योंकि परचेजेस की भी एंट्री होती है। हैं जी, दिया हुआ है सवाल में। प्लस माइनस क्यों किया है? प्लस माइनस आप पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ये जब आप छोटे छोटे होते थे ना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ रहे थे, ये तब बताया था। अब इसमें हमें ये ना पता हो, बाकी 3 पता हो, तो क्या करेंगे? ये पता है, ये पता है, ये पता है, परचेजेस कैसे निकालें? तो अब ये क्लोजिंग उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये किया। टोटल कितने पैसे लेबर के? ऊपर पॉइंट 1 से निकालने पड़ेंगे। आर्स दिए हुए हैं और रेट पर आर दिया हुआ है। अच्छा, वो चूंकि हमें जॉब वाइज दिए हुए हैं तो ऐसा करते हैं, पहले दूसरी एंट्री कर लेते हैं। नहीं, काटा नहीं लगाए, ये हो गया पेरोल रिकॉर्ड। पहले चार्जिंग वाली एंट्री कर लेते हैं ना, क्योंकि अमाउंट्स दी हुई है कैलकुलेट करने वाली। इनडायरेक्ट लेबर है कहीं? कहीं पर इनडायरेक्ट लेबर की बात की हो तो बस डायरेक्ट लेबर ही है। तो शॉपर खोल के डेबिट करेंगे कहां? वर्क इन प्रोसेस। तो वो वर्क इन प्रोसेस F01 और वर्क इन प्रोसेस F02 कितना कितना ये ऊपर टेबल से पता चल रहा है। F01 के आर्स 27,500 इंटू 360। F02 के आर्स
21,600 इंटू 400, 9900 86। ये हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाली, वो जो शॉपर क्रेडिट होके डेबिट होना था, इनडायरेक्ट लेबर है ही नहीं। इनडायरेक्ट लेबर होती तो वो एफओएच कंट्रोल को डेबिट होती, वो नहीं है, बस डायरेक्ट लेबर ही है। तो चूंकि अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी थी, इसलिए मैंने इस पहली एंट्री को छोड़ दिया। पहले ये एंट्री कर लेते हैं। तो शॉपर कितने से क्रेडिट? 18। अब हमें पहली एंट्री की अमाउंट भी मिल गई। वन 8540। टैक्स काटना है इनका 500, तो बाकी रह गया ये। और इन लोगों को तनख्वाह दे दी या पता नहीं या क्या, कहीं पर बात की कि तनख्वाह दे दी इनको। वेजेस वर पेड दे दी 28 फरवरी को, तो पेमेंट वाली एंट्री भी आ जाएगी। लेकिन पेमेंट वाली सिर्फ ये पे करना है अभी, इसके बारे में इन्होंने कहा है कि अगले महीने देंगे। वन 8 टैक्स के बारे में लिखा हुआ है कि फॉलोइंग मंथ में देंगे, यानी अगले महीने में। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का जो मैंने सेक्शन बना के एंट्रीज पढ़ाई थी ना, अगर आप वैसे वैसे सवाल करेंगे ना तो सवाल कंट्रोल में रहेगा, वरना इस सवाल में से सारी एंट्रीज ढूंढना मुश्किल है। अरे तो 20 मिनट तो भी हो गए इसको, हैं 12 तो नहीं, मैक्सिमम 11:50 तक छोड़ दूं। इसका मतलब है वहां फिर मैं 7 बजे छोड़ दूं। वो है यहाँ आज नहीं, नहीं ये 8 बजे क्यों शुरू किए? वहाँ कैंपस अवेलेबल नहीं है ना, वो गवर्नमेंट के कोई एग्जाम्स हैं, उनको जगह दी हुई। अच्छा ये हो गया, मतलब ये चैप्टर मैंने खत्म करा दिया। तरखाना नहीं कहते इसको, ये है ही ऐसा। नहीं समझ आ रहा? लेबर वाला काम हो गया पूरा। एफओएच हाँ जी, 1 2 3 4 डन, 5 कंप्लीट हैं, तो उससे पहले हम लोग एफओएच वाला काम कर लेते हैं। लास्ट पैराग्राफ। अच्छा यहां पर ना एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से ना 2 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। सवाल के कॉन्टेक्स्ट से ये लग रहा है कि सिर्फ इन 2 जॉब्स का डाटा है, लेकिन लास्ट पैराग्राफ से लग रहा है कि बिजनेस के पास और भी बहुत सारी जॉब्स हैं। कैसे पता? क्योंकि टोटल लेबर आवर्स बहुत ज्यादा है। देखें ये तो बनते हैं सिर्फ कोई 49,000, जबकि 1 लाख आवर्स काम हुआ है। फिर इसके अलावा एक्चुअल ओवरहेड्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो इसका मतलब और बहुत सारी जॉब्स हैं। तो अब इसमें 2 काम हो सकते हैं। एक काम तो ये हो सकता है कि पॉइंट 1 से लेके 5 तक तो है ही सिर्फ इन 2 जॉब्स का डाटा। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें से भी हम सिर्फ इन 2 जॉब से रिलेटेड वाला काम कर लें। और दूसरा काम ये हो सकता है जो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है, मैं करके दिखाता हूं। 1 लाख आवर्स इस महीने इस्तेमाल हुए और एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हुए? 11 मिलियन।
तो हम इस पूरे टोटल की ही एंट्रीज कर देते हैं। असल में सिर्फ ये 2 जॉब्स नहीं है, और भी होंगी। यहां पर सिर्फ इन 2 जॉब्स की एंट्रीज क्यों की हैं? क्योंकि डेटा ही सिर्फ इनका था। ओवरहेड्स में देखें, मैं सारा कुछ करने लगा हूं। एक्चुअल ओवरहेड्स की एंट्री एफओएच कंट्रोल डेबिट और कैश या पेएबल या एक्यूमुलेटेड ऑप्शन क्रेडिट कितने हैं एक्चुअल? 11,000। हम ₹1000 में चल रहे हैं ना। अप्लाइड कितने? ओएआर कितना है? 120। चलें देखें, वर्क इन प्रोसेस F01, वर्क इन प्रोसेस F02। ये तो इधर मैं कर ही रहा हूं। 25 नहीं, 27,500 इंटू 120, 21,600 इंटू 120 कितना? 33,000 है। ये इतना ही है, 25। और बाकी को मैं कह देता हूं अदर। ये करना इसलिए जरूरी लग रहा है कि अंडर ओवर अप्लाइड इससे कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो ये तो है ही सारे कामों का, ये तो सारे कामों का है। तो फिर अप्लाइड भी आप सारे कामों का लिखेंगे तो अंडर ओवर अप्लाइड की एंट्री करेंगे। अब ये कौन सी जॉब्स होंगी कोई पता नहीं कितनी। ये कैसे बना? 1 लाख में से ये निकाल दें, बाकी रह गया 900 6108 और एफओएच कंट्रोल क्रेडिट 12 मिलियन। और ओवर अंडर ये अप्लाइड है वो एक्चुअल है, ओवर अप्लाइड है। और ओवर अप्लाइड के लिए उन्होंने कहा है कहां चार्ज करें, तो एफओएच कंट्रोल डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 1000। ले जी, ये एफओएच हो गया। जाग रहे हैं? यस सर। ये जो टोटल है इसमें ये डायरेक्ट ऊपर लिखे हुए हैं, अगर ये निकाले तो भी इंटरेस्ट नहीं बचे आपको, वो बचा किसमें से? टोटल लेबर आवर है 1 लाख। अच्छा, ये ऊपर वाली डायरेक्ट हाँ, ये निकाले तो इंटरेस्ट लेबर आवर हो गए। अच्छा ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर आवर हो गए। वो ना चार्ज करें एफओएच में सिर्फ इनडायरेक्ट लेबर होती है। एफओएच सिर्फ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। एफओएच में इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, फैक्ट्री के बाकी सारे खर्चे भी हैं। एफओएच के अंदर सिर्फ इनडायरेक्ट तो नहीं है ना, बहुत सारे खर्चे हैं ना। तो उन बहुत सारे खर्चों का ओएआर बना दिया 120। ओएआर में सारे ओवरहेड्स डाल दिए हैं, तो 120 के अंदर सब कुछ कवर्ड। आप ये समझ रहे हैं कि ये जो बाकी आर्ज हैं ये इन्हीं जॉब्स पे होने वाले इनडायरेक्ट लेबर है। तो इन्हीं जॉब पे, इसी जॉब पे इतने 1000 घंटे इनडायरेक्ट लेबर ने काम किया, ये कह रहे हैं आप। तो 120 को मल्टीप्लाई करना है या नहीं? 120 के साथ क्या लिखा हुआ है? तो 120 के अंदर सारे ओवरहेड्स शामिल हैं और उसने उसकी बेस बनाई है डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो जब उसने बेस ही डायरेक्ट लेबर आवर बनाई है तो मल्टीप्लाई भी तो डायरेक्ट लेबर आवर से करेंगे ना। अगर आप चले मान भी लें कि इतने 1000 घंटे इनडायरेक्ट लोगों ने इन जॉब्स पे काम किया है, तो वो सब खर्चा इसके अंदर कवर्ड है। 120 ओएआर है, इसमें सारा एफओएच हो गया है ना कवर। इनडायरेक्ट मटेरियल भी, इनडायरेक्ट लेबर भी, फैक्ट्री रेंट भी, पावर, सब कुछ हो गया है कवर। तो इस 120 के अंदर सब कवर्ड है, तो कोई इनडायरेक्ट लेबर अलग से सोचने की जरूरत ही नहीं है।
इंशाल्लाह दिया होता, वरना अप्लाइड की एंट्री कैसे करते हैं, तो दिया होता। लास्ट फिनिश गुड्स, पॉइंट नंबर 5। तो ये तो तंग किया हुआ है हमने, तो आज तक कभी फिक्स वेरिएबल को तोड़ा नहीं है एंट्रीज में, तो ये एम ही उसने एक एक्स्ट्रा बात लिखी है जो ऐसी जज्बाती करने के लिए बच्चों को। पॉइंट 5, दोनों जॉब्स कंप्लीट हो गई? नहीं। कौन सी कंप्लीट हो गई? F02। F01 अभी भी इन प्रोसेस है, तो बस ठीक है, उसमें जो करना था डेबिट हमने कर दिया। अब सिर्फ F02 है जो हमने कुछ ना कुछ करना है। तो F02 के लिए सारी पहले तो बना लेते हैं, फिर उनमें से 500 यूनिट्स खराब कर लेते हैं। तो पहले तो पूरी F02 बनाते हैं। F02 क्या मिटा दूं उसमें से? सारा मिटा दूं? फिर मुझे इतना सफर तय करना पड़ेगा। सॉल्यूशन तो मैंने देखो ना होगा ना। अच्छा भैया ले, जॉब F02 हो गई कंप्लीट। तो जब जॉब F0 कंप्लीट हो गई तो वो निकल गई फिनिश गुड्स, और वर्क इन प्रोसेस हो गया इसका क्रेडिट। कितना? जी कितना? F02 सॉरी, ओके ओके ओके, अच्छा इतनी, इसलिए इतनी अजीब अजीब शक्लें बन गई थी। F02 कितना? कोई BD बैलेंस दिया हुआ है तो बस ठीक है, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 2592 8640 और 2592, तो ये ब्रैकेट में ही काफी है। चलें बताइएगा दोबारा। नहीं नहीं, 2592 8640 2592 13824। इनमें से 500 यूनिट्स हो गए खराब। तो 500 यूनिट्स को हम बेच चुके। ड्यूरिंग द डिलीवरी टू द कस्टमर 500 units were damaged badly and their NRV is 50% of cost। तो आप अगर ये समझ लें कि इसको बेच दिया कबाड़िए को तो भी ठीक है, आप ये समझ लें कि इन जख्मियों को लाके वापस स्टोर में रख लिया और अब वो एक डैमेज्ड इन्वेंट्री है, ये भी ठीक है। तो जो 500 से अलावा हैं वो किधर गए? वो बिक गए। तो वो जो 500 के अलावा हैं उनको बेचने की एंट्री कर लेते हैं, और ये जो 500 हैं इनको, ये भी ठीक है कि हमने कबाड़िए को बेच दिया, और ये भी ठीक है कि इनको लाके स्टोर में जख्मियों में रख लिया। तो कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। मैं अलग अलग कर देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। मैं अलग अलग कर रहा हूं, पहले जख्मियों की एंट्री कर लेते हैं। 500 यूनिट्स जख्मी होके वापस आ गए, लेकिन अब ये नॉर्मल वाली गुड्स नहीं है, ये तो कबाड़ियों को बेचने वाली चीजें हैं। तो इसको हम, ये मैंने आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पढ़ाई हुई है एंट्री, डैमेज्ड इन्वेंट्री डेबिट। किस अमाउंट से? NRV से 500 इंटू कॉस्ट का 50%। अब इनकी कॉस्ट कितनी? चलें छोड़े रहने दें, देखते हैं अभी। बाकी जो फालतू डिफरेंस वो P&L, और फिनिश गुड से पूरी अमाउंट निकालनी पड़ेगी। ये कितने की कॉस्ट है?
तो 500 की कितनी, ये टोटल हैं कितने 30, तो 3600 से डिवाइड कर लें, 500 से मल्टीप्लाई कर लें। 13,824 3600 यूनिट्स है ना, तो इंटू 500 1920, और इसी को आधा आधा तोड़ लें क्योंकि इसी का आधा इसकी एनआरवी है 960 और बाकी 960 P&L को चार्ज हो गया। ये मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपको ये एंट्री बताई हुई है। और जो बाकी 3100 यूनिट्स बिक गए, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट। इनकी अमाउंट कितनी, इसमें से ये माइनस कर दें तो बाकी रह गया 11। लें जी, ये 13 नंबर अब मेहनत के थे, और इस पे तो 40 मिनट लग गए यार। हुए आपकी तो ब्रेक का टाइम निकल गया सारा। दो तरह से लेस क्यों हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आगे प्रॉफिट आएगा, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, फिर टैक्स माइनस होगा, वो वाली बात कर रहे हैं। हाँ, वो जो नीचे प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला, वो तो बिजनेस पे टैक्स पड़ रहा होता है, बिजनेस पे तो नहीं टैक्स पड़ा हुआ। ये तो एम्प्लॉइज की तनख्वाह से काट के उन एम्प्लॉइज का टैक्स है जो गवर्नमेंट को जमा कराया है। ये तो उनकी तनख्वाह से काट के गवर्नमेंट को दे रहे हैं। हमारा टैक्स तो वही है जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आता है। ये चैप्टर खत्म। इसका जो एक सवाल, ये क्वेश्चन 2 रह गया है, ये अभी होमवर्क नहीं है, खैर अभी आपने कर भी कौन सा लेना था। जब प्रोसेस कॉस्टिंग के डबल एंट्रीज के कुछ सवाल प्रैक्टिस हो जाएंगे, उसके बाद हस्बे तौफीक करना हो तो कर लेना। P&L की जगह नहीं, वो तो हमने डैमेज इन्वेंट्री स्टोर में रख ली है। अगर बिक गई होती तो कैश डेबिट हो जाता। वो हमने फिनिश गुड इन्वेंट्री ही क्रेडिट कर ली ना, कॉस्ट ऑफ सेल तो भी बनाई ही नहीं थी। जब आप वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर देखोगे ना, मैंने उसमें एंट्री बताई थी ये। चलो जी, ये लेक्चर 46 बस एंड।